गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, पावर शेयरिंग का। आज चैप्टर सेकंड हमको स्टार्ट करना है फेडरलिज्म का, जिसको हम संघवाद कहते हैं। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय फेडरलिज्म में किस तरह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और जो थर्ड फेज की गवर्नमेंट है किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से इनके बीच में पावर शेयर किया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर पे चर्चा करेंगे। फेडरलिज्म ओवरव्यू देख लेते हैं कि बुक क्या समझाना चाहती है इसके बारे में। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द major form of power sharing in modern democracies. In this chapter we focus on this from form of power sharing. It is most commonly referred to as federalism. We begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. A discussion of the federalism constitutional provisions followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. Towards the end of the chapter, we turn to the local government and a new and third tier of Indian federalism. पिछले चैप्टर में हमने जानने की कोशिश की थी कि सत्ता का बंटवारा वर्टिकल वे में किस तरह से होता है, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर्स का बंटवारा करती है, किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स के पास वो पावर पहुंचती है और वो धीरे धीरे उसे वर्टिकली नीचे की तरफ अपना पावर डिवीज़न करती है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। इस चैप्टर में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप में विचार करेंगे। इसे आमतौर पे संघवाद कहा जाता है। फेडरलिज्म को संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किस तरह से अलग अलग राज्यों और शासन के बीच में तालमेल बैठाना और साथ में चलना किस तरह से होता है, किस तरह से संभव हो पाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। बाकी चैप्टर का जो बाकी हिस्सा बचेगा उसमें भारत के संघवाद के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और बिहेवियर को समझने की कोशिश की जाएगी। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है, संघीय ढांचा जो है, उससे संबंधित संवैधानिक प्रोविज़न्स और उस पर चर्चा के बाद इस चैप्टर में फेडरलिज्म को मजबूत करने वाली जो नीतियाँ होती हैं और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। और इसके लास्ट पार्ट में हम भारतीय संघवाद के एक और आपका थर्ड फेज़ का जो शासन व्यवस्था है उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional governments. Regional governments existed in Belgium ever earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. The change that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. Sri Lanka continues to be for all practical purposes a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. फेडरलिज्म को हम संघवाद कहते हैं। हम जब आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी तो उस दरमियान पे हमने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में जाना था। सेंट्रलाइजेशन में पावर सिर्फ किसी एक के पास होती है। जैसे हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, थर्ड फेज़ की गवर्नमेंट्स आपने जानी है जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में। सेंट्रलाइजेशन में पूरी पावर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और बाकी किसी के पास खास पावर्स होती नहीं है। उसमें पूरा हस्तक्षेप, पूरा कंट्रोल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। लेकिन जैसे जैसे फेडरलिज्म आता है, जैसे जैसे पावर डिवीज़न आता है, जैसे जैसे डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो पावर्स का बंटवारा आपका निचले तौर पे होता चला जाता है, वर्टिकल तौर पे होता चला जाता है।
ठीक है। तो हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, तो उन्हीं से शुरुआत हो रही है इस चैप्टर में फिर से। बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पे हम गौर कर लेते हैं। हमको याद है कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं उसमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकार प्रांतीय सरकार को दे दिए गए, है ना। बेल्जियम में उससे पहले भी आपकी प्रोविंशियल सरकार थी, रीजनल गवर्नमेंट थी, तब भी उनकी एक अलग भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र के द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती थी। लेकिन 1993 में कुछ चेंजेस ऐसे किए गए कि प्रांतीय सरकारों को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहती थी। इस तरह से बेल्जियम ने एकात्मक शासन, जो आपका फेडरल जो शासन पद्धति थी, उसकी जगह एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। सेंट्रलाइजेशन की जगह उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। लेकिन अभी भी अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी भी पावर ज़्यादा है और रीजनल गवर्नमेंट के पास पावर कम है। और ये ज़रूरी भी है कि जैसे भारत आपका राज्यों का संघ कहलाता है, इसको समझिएगा कि भारत आपका राज्यों का संघ कहलाता है और अलग अलग राज्य मिलके भारत का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी तो जितने भी राज्य हैं वो अपनी अपनी मनमानी पे उतर आएंगे कि कोई कुछ भी नियम बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कहीं पे भी कब्जा जमाए ले रहा है। तो इस तरह की स्थितियों को देखते हुए यहाँ पे भारत में अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आज भी ज़्यादा है। अब वो होनी भी चाहिए, लाजमी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही कोई ना कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो आपके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखे। अगर आप निरंकुश हो जाएंगे, आपके ऊपर अगर कोई भी अंकुश नहीं लगा होगा तो आप क्लास का उदाहरण देख लीजिए। अगर आप क्लास में हैं और अगर स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल्स अगर आपके ऊपर कंट्रोल ना बना के रखें तो आप स्कूल में किस तरह की हरकतें कर देंगे, आप किस तरह की स्थिति पैदा कर देंगे, कैसी कंडीशंस बना देंगे, ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से श्रीलंका में हमने पढ़ा था कि एक सिंघली जाति है वहाँ पे और एक तमिल जाति है। क्रिश्चियंस बहुत नाम मात्र के हैं। तो सिंघली जाति अपने आप को सुपीरियर मानती है, वो श्रीलंका की मूल जाति के तौर पर उभरी है कि वो अपने आप को श्रीलंका का नेटिव मानते हैं और उन्होंने सारी पावर्स को अपने पास रखा हुआ है। तो तमिल चाहते हैं कि श्रीलंका में एक फेडरल गवर्नमेंट की व्यवस्था की जाए, है ना, संघवाद की व्यवस्था की जाए, पावर डिवीज़न का काम आगे बढ़ते हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यूजली अ federation has two levels of government. One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interests. The others are governments at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administrating of their state. Both these levels of governments enjoy their powers independent of the others. फेडरलिज्म और सेंट्रलाइजेशन का सीन ऐसा है कि जो सेंट्रलाइजेशन वाली गवर्नमेंट होती है उसके पास सारी पावर्स हो जाती हैं, चाहे वो स्टेट के नियम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम हो, चाहे वो राष्ट्रीय तौर पे नियम हो, चाहे वो राज्य स्तर के नियम हो। उन सारी चीज़ों के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन जब फेडरलिज्म की बात आती है तो इसमें जो पावर डिवीज़न हो जाता है, इससे जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, है ना, नेशनल लेवल के जो मामले हैं या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो मामले हैं, उसका निपटारा या उस पर जो कामकाज करने का तरीका है, जो अधिकार है, वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। जैसे फेडरलिज्म में टू फेस की गवर्नमेंट के बारे में बताया जाता है कि एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो फेडरलिज्म में स्टेट गवर्नमेंट अपना काम देखती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम देखती है। जब भी दो स्टेट्स के बीच में कोई मुद्दा फंस जाता है तो उसमें हस्तक्षेप कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर कानूनी तौर पे दांव पेच फंसता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करती है, ठीक है। तो संघवाद में आपका जो नेशनल लेवल के मुद्दे होते हैं उस पर जो काम करने की अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। और जो स्टेट का जो राज्य, इस तरह से मध्य प्रदेश की बात है,
मध्य प्रदेश में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको संभालने का जिम्मा एक स्टेट को दे दिया जाता है। तो यहाँ पे एक अलग गवर्नमेंट बनती है जो कि स्टेट के मुद्दों को वो अपना काम करती रहती है स्टेट के मुद्दे पे। और इस तरह से दोनों सरकारें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट तौर पे अपना अपना काम करती हैं, जब तक कोई ऐसा क्लैश ना हो जाए, कोई ऐसी भिड़ंत ना हो जाए जिससे कि या तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़े। ये जो आपको पूरे दुनिया का नक्शा दिख रहा है, पूरा ग्लोब दिखाई दे रहा है आपको, कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आपको दिख रहा है, आपको इंडिया का नक्शा दिख रहा है। चाइना में आपकी फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे एकात्मक गवर्नमेंट है, वहाँ पे सिर्फ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पास होती है। ऑस्ट्रेलिया में आपका फेडरल गवर्नमेंट है। जो भी आपका रेड कलर से है वो उन सारी जगहों पे आपका फेडरल गवर्नमेंट काम करती है, और जहाँ भी रेड कलर आपको नहीं दिख रहा है वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट नहीं है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल के पास सारी पावर्स होती हैं, और जो बाकी प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो स्टेट्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पे काम करते हैं। उन्हें खुद का डिसीजन लेने के लिए वो इंडिपेंडेंस नहीं है, उनको निर्भर रहना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, जैसे इंडिया का उदाहरण, इंडिया में देख लीजिए, आपका फेडरल गवर्नमेंट है और यहाँ पे आपका स्टेट्स एक अलग भूमिका निभाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग भूमिका निभाती है। दोनों अपनी अपनी पावर्स को एंजॉय करते हैं और इस तरह से दोनों तालमेल बिठा के अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, दुनिया की only 25 of the world's 193 countries have federal political system. Their citizens make up 40% of the world's population. Most of the large countries in the world are federations. Okay. 193 कंट्रीज़ में से टोटल 193 कंट्रीज़ में से 25 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे संघवाद वाला सिस्टम चलता है, फेडरलिज्म वाला सिस्टम चलता है, पावर डिवीज़न वाला सिस्टम चलता है और डिसेंट्रलाइजेशन वाला सिस्टम चलता है। जितनी भी दुनिया की जितने भी देश हैं यहाँ पे, जितने भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उन सब में आपका फेडरेशन वाला सिस्टम चलता है और ये तकरीबन 40% पॉपुलेशन एक्वायरमेंट करती हैं। ठीक है, बाकी जगह पे आपका फेडरलिज्म नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। In this sense, federation are contrasted with unitary government. Under the unitary government, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. The central government can pass on order to the provincial or the local government, but in a federal system, the central government cannot order the state government to do something. A state government has power of its own for which it is not answerable to the central government. Both these governments are separately answerable to the people. इसमें बताया गया है कि जो एकात्मक सरकार और संघवाद सरकार है उसके दोनों के बीच में अंतर कैसा हो सकता है। जो एकात्मक सरकार है, जो वन लेवल गवर्नमेंट है, जिसमें सिर्फ सेंटर के पास सारी पावर होती हैं, उसका सीन ऐसा है कि जो उसकी अंडर की प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो जो ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा वो सिर्फ उतना ही कर सकते हैं। उनके पास कोई इंडिपेंडेंट थ्योरी नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट सेंस नहीं है, उनके पास पावर यूज़ करने का कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो उन्हें जो भी ऑर्डर मिलता है वो उन्हें पूरा करना पड़ता है। लेकिन जो 2 लेवल्स वाली गवर्नमेंट्स होती हैं, 3 लेवल्स वाली गवर्नमेंट्स होती हैं, जो आपकी फेडरेशन वाली गवर्नमेंट्स होती हैं, उसमें सीन ऐसा रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक अलग काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग काम करती है, वो अपना स्टेट संभाल रही हैं। अलग अलग स्टेट में अपनी अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं, अलग अलग पार्टीज़ की, और वो अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखती रहती हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दे सकती है कि आपको ऐसा ही करना है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सरकार भंग कर दी जाएगी या फिर आपकी विधानसभा कैंसिल कर दी जाएगी, आपकी सरकार गिरा दी जाएगी। ऐसा नहीं है, वो ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। अगर ये तो मान लीजिए थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल में कभी कभी हमको कुछ अपवाद देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जवाबदेह नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, है ना, उसे आंसरेबल नहीं है वो किसकी तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल है अपने जो उसकी लोकल जो सिटीजन्स हैं उनके लिए आंसरेबल है, और स्टेट गवर्नमेंट और
सेंट्रल गवर्नमेंट जो उन्हें वोट देते हैं वो उनके लिए आंसरेबल है। ठीक है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करते रहते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरेशन। संघीय व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन पे अपन देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक लेवल्स की गवर्नमेंट होती है, इस तरह की गवर्नमेंट होती है। जैसे आपका इंडिया में अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपका फेडरेशन है, यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट है और एक आपका लोकल गवर्नमेंट कहलाती है, जिसको हम पंचायती राज व्यवस्था भी कह सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जिसमें नगर पालिका, नगर निगम या फिर पंचायत वगैरह आती हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज़ इट्स ऑन जुरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन कानून बनाने और टैक्स वसूलने और एडमिनिस्ट्रेशन करने का उनका अपना अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे देखिए, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप वोट मध्य प्रदेश की विधानसभा को भी करते हैं और आप सांसदों को भी करते हैं, जो कि आपका रिप्रेजेंटेशन करते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आप पे शासन करती हैं, लेकिन दोनों का टैक्स लगाने का तरीका अलग है, दोनों का न्याय व्यवस्था अलग अलग है, दोनों का लेजिस्लेशन अलग है और दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आपका शासन लगता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी शासन लगता है। तो तरीका दोनों गवर्नमेंट्स का अलग अलग है सारी चीज़ें करने का, लेकिन शासन दोनों आपके ऊपर ही करती हैं। ठीक है, द jurisdiction of the respective levels of or tiers of governments are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। दोनों लेवल्स की गवर्नमेंट होती हैं और संविधान में दोनों ही लेवल्स की गवर्नमेंट के लिए अलग अलग प्रावधान रखते हैं। जब अपना संविधान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इतना बड़ा संविधान होना इसलिए लाजमी है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पूरा अलग सेक्शन बना हुआ है, अलग लॉज बने हुए हैं, अलग आर्टिकल्स बने हुए हैं। साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी अलग लॉज बने हैं, अलग आर्टिकल्स बने हैं, अलग अलग सब आर्टिकल्स उसमें दिए गए हैं, इसलिए अपना संविधान इतना बड़ा हो जाता है। तो संविधान के द्वारा दोनों की शक्तियाँ बटी हुई हैं, दोनों को अपनी अपनी जगह मिली हुई है और दोनों ही अपने अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी पाते हैं संविधान से। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कैन नॉट बी unilaterally changed by one level of government. Such changes requires the consent of both the levels of government. संविधान के जो मौलिक प्रावधान है वो एक फेज़ की गवर्नमेंट से या एक लेवल की गवर्नमेंट से चेंज नहीं होते हैं, उसके लिए दोनों ही लेवल्स की गवर्नमेंट को आना पड़ता है और फिर वो चेंज करना होता है। जैसे संविधान में कुछ अमेंडमेंट्स या कुछ चेंजेस आपके लॉज में ऐसे होते हैं, जैसे मान के चलिए आर्टिकल 370 था, उसके लिए अगर उसको चेंज करना था, उसको दोबारा रिव्यू करना था, तो पार्लियामेंट में उसको चेंज कर लिया गया। लेकिन कुछ लॉज आपके ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करती है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की भी सहमति की ज़रूरत पड़ती है। जैसे रेफरेंडम होता है, किसी भी चीज़ की वोटिंग होती है, जैसे मान के चलिए धारा 370 के लिए पार्लियामेंट पे रेफरेंडिंग की गई थी कि कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि धारा 370 आपकी रिवोक हो जाए, है ना, तो उसमें उसको रेफरेंडम कहते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिनको चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, उसमें पार्टिसिपेट करना होता है अलग अलग राज्यों को भी। ये सारे मिलके फिर रेफरेंडम करते हैं और उसके बाद फिर लॉ बनता है उस लेवल का। कोर्ट्स हैव द पावर टू interpret the constitution and the powers of different levels of government. The highest court acts as an umpire if disputes arises between different levels of government in the exercise of their respective powers. लोकतांत्रिक सेटअप बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक सेटअप तैयार करने के टाइम पे
संविधान बनाने के टाइम पे सारी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में नहीं दिया गया था। कुछ पावर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स वगैरह हैं, वो भी एक सुपीरियरिटी रखती हैं, सुप्रीमेसी रखते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें इंटरप्रेट करने का जो अधिकार है, जो हस्तक्षेप करने का अधिकार है, उसमें आगे आने का अधिकार है, वो कोर्ट्स के पास में है। जैसे मान चलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में किसी मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई कानूनी विवाद है या जगह को लेकर विवाद है, कुछ भी ऐसा है जो कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपस में भिड़े हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी ज़्यादा पावरफुल कहलाती है और स्टेट गवर्नमेंट उसकी कार्रवाई को मानने से इनकार कर रही है, दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। तो ये दोनों का जो केस है, ये कोई समिति गठित करके नहीं बनाई जाएगी जो उसका निवारण करेगी। ये दोनों का केस अगर कोई निपटाएगा तो वो है कोर्ट, ठीक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है भारत में, वो इन सारे मुद्दों को देखती है, ठीक है। संविधान का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रक्षा करने का जो अधिकार है, संविधान को रिव्यू करने का जो अधिकार है, व्याख्या करने की जो अधिकार है, उसकी रक्षा करने की जो अधिकार है, उसकी पावर भी किसके पास है? कोर्ट्स के पास में है। कोर्ट आपका एक अंपायर की तौर पे भूमिका निभाता है कि अगर किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट है या कोई दिक्कत है तो वो जो समस्या है वो कोर्ट्स में ही सुलझाई जाएगी, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर सारी पावर पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में दे दी जाए तो वो आपके किसी भी मौलिक अधिकार के ऊपर किसी भी मौलिक अधिकार का वायलेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो चाहे तो जो आपका संविधान का मूल ढांचा है, जो आपका संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उसका मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें भी उसको भी चेंज करने में ये लोग कतराएंगे नहीं, जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे मान चलिए कोई खेल है, कोई छोटा सा भी अगर खेल है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, क्रिकेट के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि बॉल को बैट से ही मारा जाएगा, विकेट उखाड़ के नहीं मारा जाएगा। अब अगर उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई फेरबदल कर दिया जाए, कोई भी उसके कानून में अगर चेंज कर दिया जाए कि नहीं, अब अगर बॉल बहुत तेज़ आ रही है तो आप छोड़ दीजिए, आप मारेंगे ही नहीं, खेलेंगे ही नहीं, आप उसको हाथ से पकड़ लेंगे, तो क्रिकेट का कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो इसी तरीके से जो संविधान का मूल ढांचा है, जो प्रस्तावना है, जो उसमें लिखे हुए जो वर्ड्स हैं, उसको चेंज करने में गवर्नमेंट की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास पावर है कि वो इन सारी चीज़ों की व्याख्या कर सकती है, इन सारी चीज़ों को रोक सकती है। उसका जो मूल ढांचा है उसको न बदल पाने में एक अहम भूमिका निभाता है कोर्ट, ओके। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। भाई किसी भी सरकार को चलाने के लिए चाहिए होते हैं रुपए पैसे, है ना। आज के टाइम पे बिना रुपए पैसे कि आप कोई सरकार चला नहीं सकते। किसी का घर नहीं चलता है, वो तो गवर्नमेंट की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो आपके ऊपर अलग अलग तरीके से आपसे पैसा वसूलती है, आपसे अलग अलग तरीके से पैसे लेती है, हर तरीके से, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे आपका इनकम टैक्स हो, चाहे वो रोड टैक्स हो, चाहे वो व्हीकल टैक्स हो, चाहे वो आप डायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, किसी भी तरीके से। तो ये सारे जो पैसे होते हैं ये किसके पास जाते हैं? गवर्नमेंट के पास जाते हैं। और ये गवर्नमेंट इन्हीं सारे पैसों से जो सुविधाएं होती हैं वो आपको ही देती हैं। बहुत सारा टैक्सेशन आता है जिसके वजह से गवर्नमेंट, जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं गवर्नमेंट, उनकी सैलरीज वगैरह इंश्योर करती है। आपकी चाहे बेसिक नीड्स होती हैं जो रोटी कपड़ा मकान, उसकी व्यवस्था भी गवर्नमेंट कराती है। चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो बिजली हो, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इन्हीं टैक्सेशंस की वजह से कर पाती है। तो इनके लिए पूरा प्रावधान बना हुआ है, पूरी व्यवस्था बनी हुई है कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, कि आप इस तरीके से टैक्स लगा सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट को चला सकते हैं। द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives: to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. Therefore, two aspects
are crucial for the institutional and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federalism system has both aspects, mutual trust and agreements to live together. फेडरल गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो उद्देश्य हैं: देश की एकता और उसकी सुरक्षा दोनों को बढ़ावा देना, और इसके साथ ही आपकी जो क्षेत्रीय विविधता है उसका पूरा सम्मान करना। इस तरह से संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं: विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा के नियम पर सहमति होनी चाहिए, और इनका एक दूसरे पे भरोसा भी होना चाहिए। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे और उनकी सीमा को नहीं लांघेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं: आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में इसकी चर्चा करेंगे।